जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। आप देख रहे हैं चैनल देश दुनिया और देश दुनिया के चैनल के स्टूडियो में आज ये हमारे मेहमान हैं कमलकांत काले जी, जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। जे बामसेफ है क्या, कब शुरू हुई, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो आज क्या कर रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि बामसेफ का जो मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। दी ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड एम्प्लॉय फेडरेशन, इसका जो मतलब बनता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे पूरे। और भारत के जो मौजूदा हालात हैं सामाजिक सत्र पे, कैसे SC ST OBC और इनमें से धर्म प्रवर्तक जो लोग हैं उनका कार्य कैसे चल रहा है और उसमें बामसेफ कैसी भूमिका निभा रही है, ये सारे के सवालों के जवाब हम कमलकांत काले से जानेंगे। कमलकांत काले जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। आपको दोबारा जय भीम, जय भारत मूलवासी। और सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि जो बामसेफ है इसकी नींव कब और कैसे हुई थी और आगे जाके इसने क्या क्या काम किए। सबसे पहले देश दुनिया पंजाबी न्यूज़पेपर और वेब चैनल है, तो मैं देश के तमाम बहुजन साथियों से अनुरोध करता हूं कि देश दुनिया के जो वेब पोर्टल हो या वेब चैनल हो, फेसबुक पेज हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और स्वतंत्र रूप से जो बहुजन मीडिया पूरे देश भर में बहुजनों की आवाज़ बनने का काम कर रहा है, उस बहुजन मीडिया को मजबूत करने का काम हमारे सभी मूल्यवासी साथियों को करना चाहिए। मैं देश दुनिया के जो संपादक है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बात करने के लिए मौका दिया। जो बात आपने पूछी कि बामसेफ क्या है, कैसे बनी, या बामसेफ किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनी है, तो बामसेफ का लॉन्ग फॉर्म आपने परिचय ही नहीं बता दिया। दी ऑल इंडिया बैकवर्ड्स में OBC SC ST जी, ये जो बैकवर्ड जो सेक्शन है उसमें पहले नंबर पर OBC जो है वो है जी जी। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, A फॉर एंड, GM फॉर माइनॉरिटी जो SC ST OBC से जो कन्वर्ट हुए जो माइनॉरिटीज़ है वो, जी जी। C फॉर कम्युनिटीज़, इन सब की देश में लगभग 6000 जातियाँ है। E फॉर एम्प्लॉयज़, ये कर्मचारियों का संगठन, फेडरेशन जो है उसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। तो ये ऑल इंडिया बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ये बामसेफ का बहुत विस्तारित नाम है, मगर एब्रीवेशन के रूप में इसमें बामसेफ के नाम से इसको जाना पहचाना जाता है, उसको प्रचार प्रसार में लाया जाता है। और बामसेफ की नींव या बामसेफ की संकल्पना जो है वो 6 दिसंबर 1973 को पूना में रखी गई जी। मगर इससे पहले ही 8 साल पहले या उससे पहले पूना में एक छोटी सी घटना हुई थी, जिस चिंगारी से ये सारा कारोबार आगे बढ़ा। पूना के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मान्यवर दीना भाना जी, DK खापर्डे साहब और साहब कांशीराम जी, ये सारे जो साथी पूना के एमिनेशन फैक्ट्री में काम करते थे जी जी। उसमें दीना भाना जी जो एक वर्कर्स लोगों का संगठन चलाते थे, उसके वो नेता थे। और मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग में जब उनको वहाँ बुलाया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर वहाँ विवाद हुआ जी जी। और वहाँ दीना भाना जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टी का आग्रह किया और उसमें जो विवाद पैदा हुआ, उस विवाद में मैनेजमेंट के द्वारा दीना भाना जी को सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस मुद्दे को लेकर कंपनी में, फैक्ट्री में बहुत बड़ी चर्चा हुई जी। और ये सारे साथी उस समय इकट्ठा आए और उन्होंने इसके ऊपर सोचा कि भाई जहां बाबा साहब अम्बेडकर के छुट्टी को लेकर इतना ज़्यादा विवाद है तो उनके आंदोलन की क्या परिस्थिति होगी, उस लड़ाई को जो बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे वो क्या थी, कैसे थी। और इस चिंगारी से एक कारवा आगे बढ़ा और फिर खापर्डे साहब, कांशीराम जी, दीना भाना जी, इन सारे साथियों के द्वारा आंदोलन को लेकर गंभीरता से चिंतन मनन किया गया। और 6 दिसंबर 1973 को जी बामसेफ की संकल्पना रखी गई। और ये जो बहुजन समाज जिसको हम आज कहते हैं, उस बहुजन समाज को बनाए बगैर महापुरुषों का मिशन, बाबा साहब का कारवा पूरा नहीं होगा। तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए 5 साल तक प्रयास किया गया जी। और 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने जो बोट क्लब का जो ग्राउंड है वहाँ पर तब बामसेफ के नाम से पहला राष्ट्रीय अधिवेशन लिया गया जी। और पिछले 50 सालों से लगातार स्पष्ट उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम लेकर त्याग और समर्पण के आधार पर एक मिशनरी संगठन के रूप में बामसेफ पिछले 50 सालों से काम कर रहा है जी। ये एक अपने आंदोलन के दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि कोई एक संगठन जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य है, विचारधारा है, कार्यक्रम है
और अपने सिद्धांतों के साथ इन 50 सालों में बामसेप ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया है। जी। और एक अड़िग अपने सिद्धांतों पर अड़िग होकर एक मिशनरी रूप से बामसेप विगत 50 सालों से काम कर रही है। जी जी जी। अच्छा, बामसेप में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, उनके बारे में बताने से पहले बामसेप ने अपना जो वर्क है वो कैसे शुरू किया और उसको कितनी की सफलता मिली? देखिए, बामसेप ने अपने सामने एक लक्ष्य रखा हुआ है और वो लक्ष्य था इस देश में हमारे महापुरुषों के द्वारा जो व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन चलाया गया 1848 से लेके 1956 तक 108 साल तक ये आंदोलन चला। उस आंदोलन का एक लक्ष्य था कि इस देश में जो गैर बराबरी की असमानता की जो व्यवस्था है उसे खत्म करके एक समता मूलक समाज बनाने का लक्ष्य हमारे महापुरुषों ने रखा था। तो बामसेप का अपना कोई लक्ष्य नहीं है, महापुरुषों की ही आंदोलन को पूर्ण करने के लिए उस व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को सामने रखकर बामसेप जो है कार्यरत है। जी जी जी। उस समय जो बामसेप है उसको कैसी परिस्थितियों में गुजरना पड़ा, और क्योंकि काफ़ी हद तक बामसेप सफल रही है। जब उस समय जब हमारे एम्प्लॉय भी कम थे, हमारे IPS IAS भी कम थे, लेकिन आज बहुत आते हैं। आज सफल नहीं हो रहे हैं तो लेकिन तब सफल हो गए। बामसेप जिस परिस्थिति में बनी वो एक दौर था जो परिस्थितियों में बामसेप बनी, उसका अगर आप पार्श्वभूमि में जाकर देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के निर्वाण के बाद में एक आंदोलन के दृष्टि से एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया था जी। और जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चलाया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सेकंड इन कमांड या लेफ्टिनेंट के रूप में थे, तो एक एक करके सारे कांग्रेस में जाने की प्रक्रिया में थे। और 1971 के इलेक्शन में RPI के लोगों के द्वारा जो कांग्रेस के साथ में एक सीट के लिए समझौता किया गया, तो ये अपने आप में बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन बहुत विशाल आंदोलन था, उस आंदोलन को कमजोर करके एक लगभग उसको हम ये कहे कि उसकी पूरी तरह से प्रभावहीनता का काम जो है वो चलाया जा रहा था, किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के द्वारा। उस परिस्थिति में जब देश में पूरी तरह से उस आंदोलन को एक तरह से कांग्रेस खत्म करने की प्रक्रिया में थी, उस समय में उस आंदोलन को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी बामसेप ने ली और बहुत ज़्यादा उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम बनाया। बामसेप चूंकि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस लक्ष्य को जो लक्ष्य बामसेप ने अपने लिए रखा था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बामसेप ने अपने आप को तैयार किया। उस हिसाब से अपने आइडियोलॉजी को, अपने कार्यक्रमों को, कैडर बेस्ड सिस्टम को खड़ा कर लिया। लगातार वो एक मिशनरी रूप में काम करते रहे। और जो बात आपने कही कि एम्प्लॉय लोगों का उस समय चूंकि रिजर्वेशन से आए हुए जो लोग थे, वो हमें कहे कि 70s के बाद में ही बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन पॉलिसी देश भर में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई या उसके लाभ आने शुरू हुए। तो वो जो एक दौर था, जिस दौर में रिजर्वेशन के माध्यम से जो लोग सर्विसेज में आए थे वो गांव देहातों से आए थे, तो उन्हें उन चीज़ों का एहसास भी था और हालात भी उस तरीके के थे। उस स्थिति में बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉय लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने बामसेप को बनाने में, चलाने में बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया। और उसी के आधार पर आज लगभग ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन फैला हुआ है। उस समय में भी उसकी समाज की पकड़ थी और आज भी एक हम ये कहें कि देश की, समाज की और राजनीति पर सामाजिक बदलाव की दिशा में बामसेप एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। जी। जब बामसेप शुरू हुई थी तो इसका एजेंडा पहले ही राजनीतिक था, जहाँ पहले इसको सोशल रखने का था? बामसेप व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर बनी है, सामाजिक क्रांति को पूरा करने के लिए बनाई गई है। और इस देश में सामाजिक परिवर्तन से ही राजनीतिक परिवर्तन होता है। जी। तो सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य लेके बामसेप बना हुआ, उसी लक्ष्य को बामसेप काम करती रही। और जब सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते रहे तो एक दौर आया कि भाई बामसेप चलाने वाले लोगों को, साथियों को लगा, साहब कांशीराम जी को लगा कि भाई राजनीतिक दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो 14 अप्रैल 1984 को साहब कांशीराम जी के द्वारा राजनीतिक दृष्टि से भी बात शुरू की गई और उन्होंने फिर अपना सारा का सारा समय जो है उस राजनीतिक आंदोलन के लिए लगाया। और जो परिवर्तन जो राजनीति में अपेक्षित था, उस परिवर्तन को तय करने में या उस परिवर्तन में या उस स्थिति में बदलाव करने में साहब कांशीराम जी उस हद में सफल भी रहे। दूसरी बात है कि साहब कांशीराम जी के ऊपर बामसेप के कुछ लोग ही रोक लगा देते थे कि जो काम 1994 तक हमारे गांव तक हमारी मूवमेंट ना पहुंच जाती तब करना था, लेकिन इसको 1984 में कर दिया गया। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव में वो चीज़ें हैं। जी। सामाजिक काम को सामाजिक काम के दृष्टि से करने की जरूरत है।
राजनीति की जो आवश्यकता थी उस दृष्टि से साहब कांशीराम जी ने उस समय जो निर्णय लिए थे वो निर्णय साहब कांशीराम जी की दृष्टि से वो थे जी। बामसेफ उस समय में भी उसी काम में लगी रही जिस काम को बामसेफ को करना, मतलब सोशल मूवमेंट जो सोशल मूवमेंट बामसेफ जो है वो एक अपने समाज के लिए बनाया गया संगठन है। उसका पहला काम है कि इस विचारधारा को समाज में प्रस्तावित करना, उसका संगठन का नेटवर्क खड़ा करना, और जो आपने बात कही कि गांव लेवल तक उसको फैलाकर उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के काम में जो है तो उस काम को बामसेफ आज भी वही कर रही है। जी जी। दूसरी बात है कि जो लोगों ने ये कह रहे थे कि इतने गांव तक इसकी मूवमेंट बननी थी, उसके बाद राजनीतिक एजेंडा था, इसका मतलब कि राजनीतिक एजेंडा तो रखा हुआ था उन्होंने। राजनीतिक एजेंडा जो कहा गया, जो आप कह रहे हैं वो, क्योंकि सामाजिक क्रांति और राजनीति ये कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है जी। ये एक दूसरे के अनुकूल ही चीजें हैं, बस उसमें एक बैलेंस होने की जरूरत है और उस बैलेंस को ही बनाकर ये चीजें होने की जरूरत है जी जी। परिवर्तन के लिए इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात है कि वो लोग जो ये कहते थे कि इसको 94 में जाके हमने राजनीति की तरफ लेके जाना था, हमारा गांव में संगठन नहीं है, हमारा कोई मतलब उतने जितने उनका टारगेट था, लेकिन वो ही लोग बाद में जाके वो साहब को तो बोलते थे कि मालेवर जी को तो बोलते थे उन्होंने गलती कर दी, ये 94 में काम करना था 84 में कर दिया, और वही लोग उनका अपना वो नीचे कोई संगठन ढांचा गांव तक मुहिम नहीं थी, लेकिन वो लोग राजनीतिक प्लेटफॉर्म अपने बनाकर बैठ गए। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति में किसको जाना है नहीं जाना है ये तो व्यक्ति का अपना मूल्य है, अपना उसका मत है, मगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से राजनीति नहीं चलती। जी जी जी। सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोगों को इस बात को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, और हमने 50 सालों में इन चीज़ों को बारीकी से देखा भी है कि जो भी बहुजन राजनीति से या सामाजिक आंदोलन से राजनीति में जाता है जी जी, हमने कमी इन चीज़ों में देखी है, आपने भी उसको महसूस किया होगा कि जो भी सामाजिक आंदोलन से या बहुजन पार्श्वभूमि से राजनीति में जाता है तो राजनीति में सफल होने से पहले या राजनीति में जाते समय ही वो अपनी सामाजिक जड़ें काटने का काम करता है जी जी जी, और सामाजिक संगठन या सामाजिक आंदोलन को कमजोर करके वो राजनीति में सफल होना, मतलब जहां से शुरू हुआ उसी चीज ही बेस को खत्म करना। सिर्फ चूंकि ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन एजिटेशन संगठन के रूप में बनाया गया था जी जी, उसको उसी रोल में रहने की आवश्यकता है जी जी, क्योंकि जब बामसेफ बनाई गई तो उसी समय उसको नॉन पॉलिटिकल के रूप में, कर्मचारियों का संगठन है तो कर्मचारी कैसे राजनीतिक एक्टिविटी में काम कर सकते हैं जी जी, ये एम्प्लॉय लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिविल सर्विस कंडक्ट कोड जो है एम्प्लॉय लोगों के ऊपर लागू है, वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। वो संघर्ष करने पर भी उसके ऊपर पाबंदी है जी जी, राजनीति के ऊपर भी उसको पाबंदी है, संघर्ष के लिए भी पाबंदी है, और ये नॉन रिलीजियस भी रखने का कारण है कि समाज में बहुत सारी आस्था, विश्वास, परंपराएं हैं, उसको कायम रखकर भी हम अपने परिवर्तन का काम कर सकते हैं। तो जब स्पष्ट रहा कि भाई हमें इसी के ऊपर काम करना है तो बामसेफ को बामसेफ की रोल में रहना चाहिए। अगर किसी को राजनीति में जाना है तो उसको बामसेफ से बाहर आकर राजनीति के काम के लिए खुला होकर राजनीति की काम करने की जरूरत है। अगर वो करता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं। दूसरी बात है कि साहब ने बहुजन समाज पार्टी खड़ी कर दी और उसको बहुत लोगों ने कहा था कि ये गलत है, आपके नजरिए में वो पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए, जरूरत थी ना तब? देखिए, जो बहुजन राजनीति की जो जरूरत है या जिस बात को आप कह रहे हैं कि साहब ने कांशीराम जी ने राजनीतिक पार्टी बनाया और उस राजनीतिक पार्टी के आधार पर जो लड़ाई या जो बदलाव भारत के राजनीति में साहब कांशीराम जी लेकर आए या बहुजन राजनीति का उभार हुआ, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उदाहरण है कि जो परिस्थितियां भारत के राजनीति में साहब कांशीराम जी की वजह से आई और जो बहुजन राजनीति का उभार हुआ वो केवल कांशीराम जी की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि 73 से जो वर्क हुआ वो 84 तक काफी हो गया था। अब सामाजिक मूवमेंट तो अच्छी चल पड़ी, तो लोग वोट किसको पाएंगे? उनको पाएंगे जो उनके विरोधी थे। तो इस चीज को देखते हुए तो साहब ने तो अच्छा ही काम किया कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर वो गए, उन्होंने उस काम को करा, और जो अपेक्षा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि वोट से परिवर्तन की जो बात होती थी या बहुजन समाज की अपने बलबूते पर राजनीति होनी चाहिए, तो पहली बार भारत ने बहुजन समाज के अपने बलबूते पर, अपने सिद्धांतों पर साहब कांशीराम जी ने राजनीति की, और उस राजनीति में उन्होंने अपना मकसद स्पष्ट रखा था, सत्ता मिले ना मिले सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, मिशन आगे बढ़ते रहना चाहिए। इतनी स्पष्टता वो लेकर राजनीति में आए थे, तो उनका राजनीति में आने का मकसद
कोई एमएलए एमपी बनाना या एमएलए एमपी बनना नहीं था। जी। तो जो सामाजिक परिवर्तन की जो बात थी उस दिशा से ही वो काम करते रहे, जब तक वो थे उन्होंने उसी दिशा में उस कारवा को आगे चलाया। जी जी। जैसे आपका मैंने बहुत बार स्टेजों में सुना है, जो आप क्योंकि बामसेब भी बहुत बन गई हैं जी। जैसे आप जिस बामसेब को चला रहे हैं जी। उसका एक एजेंडा रहा कि वो हमेशा सोशल रहेगी जी। और इस नजरिए से जैसे बहुत दूसरे कई बामसेबों ने राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना लिए, उनको आप कितना का अच्छा मानते हैं? देखिए इसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही वो बात कही कि बामसेब एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे उसी रोल में रहकर अपना जो रोल है वो प्ले करते रहना चाहिए। जी। राजनीति के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, चाहे वो बामसेब में भी काम करने वाले भी कुछ लोग ना हो, अगर उनको राजनीति में आना है तो अपना बामसेब का काम छोड़कर वो राजनीति में आए, उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं। मैं जो थोड़ी देर पहले आपको जो बात कह रहा था कि बहुजन आंदोलन से जो सामाजिक संगठन से जो लोग राजनीति में जाते हैं जी। वो राजनीति में सफल होने से पहले अपनी सामाजिक जड़ें क्यों काटते हैं? उसका एक बड़ा कारण ये है कि सामाजिक संगठन सिद्धांतों पर चलते हैं। जी जी। वो अपने सिद्धांतों पर अडिग होकर काम करते हैं, और राजनीति में अवसरवादिता का सिद्धांत होता है, समझौते का सिद्धांत होता है। तो जो भी लोग अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति में आए हैं, अगर वो अवसरवादिता को आधार बनाकर, समझौते का आधार बनाकर राजनीति करेंगे तो उनके लिए सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हमेशा अवरोध बने रहेंगे। जी। क्योंकि वो सिद्धांतों की बात करेंगे, और आज जो राजनीति पूरे देश भर में है वो अवसरवादिता के नाम पर खड़ी है। जी जी। वो समझौते के आधार पर खड़ी है, और वो समझौता और अवसरवादिता अपने मूल्यों को खोकर करने की बात है। जी जी। जिन मुद्दों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर आप राजनीति करना चाहते हो, छोड़कर अगर आपको राजनीति में हिस्सेदारी भी मिल जाए, करना क्या है उसका? जी जी। अब दूसरी बात है कि ये कुछ संगठन जो अपने राजनीति के प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, वो फोटो तो साहब कांशीराम मानवराय जी की लगा रहे हैं जी। लेकिन जो उनके बनाया हुआ राजनीतिक प्लेटफॉर्म है उसमें जाते नहीं है। इसकी बड़ी वजह क्या है कि वो अपने प्लेटफॉर्म में सफल हो जाएंगे? अब वो तो उन लोगों को सोचना है कि किस तरीके से उनको अपनी संगठन चलाना है या किस चीज़ों को, मगर बहुजन राजनीति में साहब कांशीराम जी एक आइडॉल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में है। जी जी। और ये बात ये नहीं कि केवल राजनीतिक लोग ही साहब कांशीराम जी का फोटो लगाते हैं, तो पूरे देश भर में आज दीना भाना जी हो, खापर्डे साहब हो, साहब कांशीराम जी हो, इनके जन्मदिन हो, उनके जयंती के कार्यक्रम हो, स्मृति दिन के कार्यक्रम हो, अब इरिस्पेक्टिव आप ये बाहर सभी समूहों में हो रहा। जी जी जी। तो दीना भाना जी की भी जयंती आज हो रही है, जी। खापर्डे साहब के भी जयंती के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको भी लोग समझ रहे हैं, उनको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साहब कांशीराम जी चूंकि एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में लोगों ने उनको फॉलो किया गया है, तो उस वजह से साहब कांशीराम जी को भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज और सामाजिक संगठन दोनों के लेवल पर उसको फॉलो किया जाता है। तो ये बामसेब बनाने वाले जो ये तीन लोग थे, चाहे दीना भाना जी हो, कांशीराम साहब हो या खापर्डे साहब हो, तीनों को आज देश के बामसेब के बाहर वाले भी जो संगठन है आज उनको एक आइकॉन के रूप में देख रहे हैं। जी। जैसे कि साहब ने राजनीतिक तौर पे एक बड़ा घर लोगों को दे दिया है, हमारे समाज के लोगों को दे दिया है, तो लगता है कि जो दूसरे संगठन है वो ऐसा बड़ा घर कभी खड़ा कर पाएंगे? देखिए साहब कांशीराम जी ने घर बनाया तो घर सिद्धांतों के आधार पर बना, एक नींव के आधार पर बना। जी जी। तो घर चलाने वाले लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि उन सिद्धांतों पर, जिस नींव पर वो घर खड़ा है, उस सिद्धांतों की रक्षा करके उसको आगे बढ़ाए। जी जी। उसको अगर कायम रखने की बात होती, जिन मूल्यों पर, जिन साधनों पर या जिन कुर्बानियों पर वो चीजें खड़ी है, उसके आधार पर अगर कोई काम होता है तो वो बचा रहेगा। जी। अगर वो नहीं है तो चाहे कितनी भी बड़ी इमारत हो, हमने आज बाबा साहब के आंदोलन के बारे में भी वो चीज देखी है, जो भी सिद्धांतों को छोड़ेगा उसको उसकी कीमत आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी, और उसकी कीमत ना चलाने वाले समाज को भी भुगतनी पड़ती है। लेकिन घर तो उन्होंने भी बनाया, जो अपने अब छोटे छोटे घर बना रहे हैं, उनको चाहिए नहीं कि वे छोटे छोटे घर बनाने की बजाय जो घर पहले बना हुआ वो भी उनका बनाया हुआ है, हम उस घर को ही अच्छा बनाएं। दो चीजें हैं उसमें, घर को अलग घर बनाना या जो पहले बनाया हुआ घर है उसको लेकर। तो साहब कांशीराम जी ने जब अपनी राजनीति शुरू की तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भी बनाया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। जी जी। जो बाबा साहब के नाम पर चलता था। जी जी। तो साहब जी ने देखा कि जब ये बना हुआ है, बाबा साहब के नाम पर चल रहा है, मगर वो बाबा साहब के कारवा को पूरा करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। जी। उसमें साधन है मगर वो अप्रासंगिक हो चुका है। जिस मिशन के लिए वो बनाया गया था उसको वो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने उसको देखा कि भाई हमें आगे बढ़ना है, तो उन्होंने
सामाजिक संगठन के रूप में बामसेप का निर्माण किया। बामसेप के आधार पर ही राजनीतिक आंदोलन के लेवल पर DS4 हो या BSP हो, उस दिशा से आगे बढ़ते रहे। जी। तो जब वो उन्होंने अपना अलग से ये निर्णय लिया कि भाई हमें इन चीज़ों से छोड़कर अभी आगे बढ़ने की जरूरत है, तो उन्होंने प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर, क्योंकि साधन कोई भी राजनीतिक दल हो या संगठन हो एक मत उद्देश्य के लिए बना हुआ है। उस उद्देश्य के लिए अगर वो पूरा करने में सफल है तो उसमें रहा जाए, अगर वो नहीं है तो उसको आगे बढ़ने की दिशा करनी पड़ेगी। अब जिन लोगों ने वो चीज़ें बनाई भी है, तो उन लोगों को जितना काम साहब कांशीराम जी के द्वारा हुआ है, जितनी जमीनी स्तर पर जाकर वो चीज़ें की गई है, उस अनुपात में जाकर काम करने की आवश्यकता है। जो भी ईमानदारी से उस राजनीतिक क्षेत्र में काम करेगा, उसकी सफल होने की संभावना है, उसकी विफलता का कोई कारण नहीं। जी। माना कि छोटे घर हैं जो किसी स्वार्थ की वजह से बन रहे होंगे, लेकिन बड़े घर वालों का भी कोई दायित्व तो बनता ही होगा भी वो छोटे घर बनने न दे, जो लगता है कि उनको कोई स्वार्थ या कुछ और है, वो आकांक्षाएं हैं, वो इधर से पूरी कर जाए। महत्वाकांक्षा राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो महत्वाकांक्षा के आधार पर जो राजनीति में आए हैं, वो कभी भी जहाँ कहीं भी ईमानदारी से काम चलता है उसमें नहीं रहे। जी। तो स्वार्थ के आधार पर जो लोग काम कर रहे हैं, उसके चाहे घर छोटे हो या बड़े हो, टिकते नहीं है। हमने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को विफल होते हुए देखा हुआ। और जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, उसकी नीति और नीयत पर उस संगठन की डेवलपमेंट या उसका राइज एंड फॉल डिपेंड होता है। जी। तो जो मुखिया है उसको इस बात के ध्यान रखना पड़ता है कि लोग जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं, उस नीति और नीयत को उसको संभालने की जरूरत है। जी। अगर वो रहता है तो कारोबार आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है क्या भाई, अभी आपने एक शब्द बोला है उम्मीद। अब मैं देश भर के संगठनों के ऊपर जाऊंगा कि जब उन्होंने कोई रास्ता लेना होता है, तब तो वो उम्मीद लगाते हैं बामसेप से। जी। जब उन्होंने अपने पंजाबी में कहें भी चमकी चलानी होती है, तब वो अपने संगठनों को लेकर चल पाते हैं। ऐसे में आप कहेंगे उनको कि उम्मीद जिनसे लगाते हो उनको ही मजबूत करो, चाहे बामसेप है जैसे, उसको पूरा बामसेप को क्यों नहीं मजबूती दे रहे हो? ये उन लोगों को बामसेप से उम्मीद इस वजह से है कि बामसेप साल के 365 दिन काम करते हैं। तो लगातार अपने काम को लेकर, अपने मकसद को लेकर एक मिशनरी रूप में काम करते रहता है। और मैं ऐसे मानता हूँ कि देश के सबसे ज़्यादा मिशनरी लोग जो है, जो बामसेप में काम करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा मिशनरी रूप से काम करते हैं। तो उस काम की वजह से समाज के अंदर उम्मीद बनी है जी भाई परिवर्तन का काम जो है वो बामसेप के माध्यम से हो सकता है। और बहुत बड़े पैमाने पर जब बामसेप बनी, उसी दौर में मंडल कमीशन का आंदोलन चला। साहब कांशीराम जी ने मंडल कमीशन के आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर चलाया। बामसेप ही पहला संगठन था जिसने मंडल कमीशन की 1 लाख कापियां लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की, उसका आंदोलन चलाया। आज जातीय आधारित जनगणना का मुद्दा है जो आज भारत के राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईवीएम भारत के राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। कॉलेजियम सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सारे बामसेप वो सारे के सारे बामसेप ने उसमें सालों से काम किया। जनगणना कोई आज आया हो, पिछले 20 सालों से जनगणना के मुद्दे पर बामसेप काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से ईवीएम के मुद्दे पर काम कर रही है। कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में हम लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। ओबीसी का ऑल इंडिया का कोटा हो, नीट के एग्जाम्स हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे पर बामसेप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली काम करती है। जी। इस काम की वजह से लोगों में एक विश्वसनीयता पैदा हुई है, एक उम्मीद पैदा हुई कि ये काम वो कर रहे हैं। जो बात आपने कही कि भाई जो लोग उम्मीद बामसेप से रखते हैं मगर चेहरा चमकाने के लिए अपना काम करते हैं, उसका कारण भी है कि बामसेप में नींव का पत्थर बनना पड़ता है, अपने आप को समाज के काम के लिए लगाना पड़ता है। तो यहाँ तो ये सारा है नहीं, मगर उसमें से भी जो लोग अगर वो करना भी चाहते हैं, अपना चेहरा भी चमकाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मगर समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना चेहरा चमका। जी। देखिए बामसेप के पास एजेंडा होता है, एक विषय होता है, लेकिन जो चाहे कर्मचारी हों उनको अपने संगठन बनाए हुए हैं, जहाँ लोग हैं वो भी अपने छोटे मोटे गली मोहल्ले के जहाँ थोड़े से बड़े सत्र के संगठन बना लेते हैं, वो पूरे का पूरा जोर वहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन जहाँ से वो उम्मीद करते हैं उधर को देखते नहीं है उस मामले में, क्योंकि इधर भी इकोनॉमिकली जरूरत पड़ती है, इधर भी मैन पावर की जरूरत पड़ती है। स्वाभाविक, इसके बगैर संगठन या कोई काम नहीं चलेगा। ये डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले संगठन जो है उसकी भी आवश्यकता है, ताकि वो डिपार्टमेंट के अंदर जो भी समस्याएं होती है उसके लिए वो अपने हक अधिकारों के लिए, अपने जो मेंबर्स है उनके लिए लड़ने का काम करते, मगर उन्हें डिपार्टमेंट का काम करते करते समाज के काम को भी बहुत ज़्यादा मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सामाजिक भेदभाव है ये कोई डिपार्टमेंट ने पैदा नहीं किया। डिपार्टमेंट ने हमको SC ST या OBC नहीं बनाया। जो सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद डिपार्टमेंट ने पैदा नहीं किया, तो समाज से पैदा हुआ है। तो गैर बराबरी की जड़ें समाज में है,
तो काम हम डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते, मगर डिपार्टमेंट में चूंकि हम उस जाति समूह से गए हैं तो वहाँ भेदभाव होता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी अंदर एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपने कर्मचारियों के, चाहे उसके पोस्टिंग की बात हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला बात हो, उसके प्रमोशन के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कर्मचारियों को भुगतने पड़ते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम वो कर्मचारी संगठन करते हैं, मगर उनको वो करते करते समाज के काम में भी साथ सहयोग देने की जरूरत है। हमने कभी भी उन कामों को कोई ऐसा औरत नहीं माना, बल्कि वहाँ काम करने वाले लोग भी वामसेप के काम में बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं और वो उसमें साथ सहयोग भी देते हैं। उनको देना भी चाहिए क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई में उनको साथ सहयोग देने की आवश्यकता है। कमलकांत गांधी जी, जैसे संगठन है वामसेप जब कोई प्रोग्राम देता है तो वो जो उस समय की मांग होती है, जैसे अभी ईवीएम का है, ईवीएम का मुद्दा वामसेप पहले से भी उठा रही है, लेकिन आप पूरी जोर शोर से उठा रही है क्योंकि अभी इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है। तो ऐसे ही जैसे बहुत से और भी जाति गणना का पहले भी था, लेकिन अब इलेक्शन से पहले जब 2021 में इसकी जाति गणना नहीं हुआ, होना था लेकिन अभी हुआ नहीं, तब भी इसने पूरा मतलब टाइम के ऊपर उस विषय को लेके चलते हैं। तो निचले संगठन को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो वामसेप के जो, क्योंकि वो खुद तो विषय बना नहीं सकते, खुद तो एजेंडा तय नहीं कर सकते, कम से कम वामसेप के ऊपर यदि उम्मीद रखते हैं तो उनके ऊपर नजर रखे कि जो कौन सा फॉलो करके कौन सा विषय को ये लेके जा रहे हैं, तो थोड़ी जितना हो सकता है उनसा वो विषय को जो लोगों में लेके जाएंगे ताकि जो वामसेप का काम आसान हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा एक बात ये है कि प्रबोधन हमेशा वर्तमान के मुद्दों पर होता है। प्रबोधन जो है वो प्रासंगिक होना चाहिए, वो वर्तमान के मुद्दों के साथ होता है। तो वो आप अगर ज्वलंत समस्याओं को एड्रेस नहीं करोगे और केवल भूतकाल के और इतिहास के आधार पर चलना चाहोगे तो आपके संगठन में एक रुकावट आ जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा जय जयकार का या जयंती के अलावा उससे आगे बढ़ नहीं पाए। वामसेप चूंकि ये सारा करने में कामयाब क्यों होती है, क्योंकि वामसेप के सामने एक अपना ऑब्जेक्टिव है। तो जो विषय डिसाइड किए जाते हैं उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विचारधारा के आधार पर वो बनाए जाते हैं। दूसरा, उस विषयों को रखने के पीछे का कारण होता है कि अपने समाज को आगाह करना चाहते हैं कि एक षड्यंत्र दुश्मनों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे सरकारों के द्वारा या दुश्मनों के द्वारा तरह तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। जाति जनगणना के विरोध में आपको याद होगा जब 2011 में जनगणना का आंदोलन चल रहा था तो अन्ना हजारे को खड़ा कर दिया गया था और यही लोग जो थे केजरीवाल और ये लोग उस समय जाति जनगणना के विरोध में अन्ना हजारे को खड़ा करके चीजें कर रहे थे। तब देश भर में लोग अन्ना हजारे के पीछे थे। तब हमने कहा कि तो धोखा है, जनगणना के मुद्दे को दबाने वाला मामला है। मंडल कमीशन के समय में कमंडल की बात चली। हर समय में वामसेप ने उन प्रासंगिक मुद्दों से लोगों को दिशा देने का और जो गुमराह करने का जो काम दुश्मन करता है उससे बचाने का और लोगों को आगाह करके अपने आंदोलन में जोड़ने का काम किया। अब जो छोटे संगठन जो आप कह रहे हैं कि भाई उनके पास विषय नहीं होता, उनके पास ये नहीं होता, उसका कारण है कि उस विजन से उन चीजों को देख नहीं पाते। क्योंकि उनका लक्ष्य है केवल संगठन बनाकर महापुरुषों की जयंती मनाना, गुरुओं की जयंती मनाना, शोभा यात्राएं निकालना, साल में 1-2 कार्यक्रम करना, इसके अलावा उनके पास कोई कार्यक्रम है नहीं। अब जब उन्होंने उसी पर्पस के लिए संगठन बनाया तो वो बड़े विषयों पर लेकर काम कैसे करेंगे? अब देखिए, बीजेपी और कांग्रेस है, ये कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छा नहीं माना, लेकिन जब यही देश कर देते हैं कि पूरे देश में पूरा साल इनकी जयंती मनाओ। और जो हमारे संगठन है उनमें से उनको सीखना चाहिए कि जन्मदिन तो ये भी मना रहे हैं और हम तो 14 अप्रैल को मना के हट जाते हैं, ये सारा साल बोलते हैं और मनाते भी हैं। तो यहाँ पे हम संगठनों को कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए ना। देखिए, आज भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी विचारधारा और वो आंदोलन बना हुआ है। ये पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि संविधान भारत के चुनाव का राजनीति का एक मुख्य बिंदु बना, खतरे में रौला चल रहा है। और वो ऐसा प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई 2024 के बाद अगर बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देंगे, ये संविधान से आरक्षण हटा देंगे, 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा कांग्रेस के द्वारा पैदा किया जा रहा है और खास तौर पर वो प्रोपेगेंडा SC ST के OBC के लोगों के अंदर किया जा रहा है ताकि उन लोगों को डराकर संविधान के नाम पर उनके वोट लेने का काम। संविधान को जो खतरा बताया जा रहा है वो केवल बीजेपी की वजह से नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगाकर संविधान के विरोध में काम करती रही है। और सारा इतिहास अगर आप पिछले 75 सालों का संवैधानिक इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितना नुकसान कांग्रेस ने संविधान को किया है, तो कांग्रेस का ये बड़ा पाप है कि उसने संविधान को बहुत ज्यादा नुकसान करने का काम किया। दूसरा,
राजनीतिक दलों के साथ साथ इस देश के संविधान को बड़ा खतरा न्यायपालिका की वजह से। जी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो उच्च जाति के जो जज है वो सबसे ज्यादा संविधान को खतरा बने हुए हैं और वो लगातार संविधान को कमजोर करने का काम करते हैं। एक ही उदाहरण आपको देता हूं, 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने का फैसला सुनाया गया। जी जी। देश भर में आज़ादी के 75 साल बाद में भी या आज जो हालात हमारे हैं, इतनी ज़्यादा तरक्की होने के बाद में भी संविधान का लगभग 74 साल है, मगर इस बावजूद भी देश में बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट के साथ में, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ में खुलकर एट्रोसिटीज होती है। हजारों की संख्या में एट्रोसिटीज हो रही है और इतने ज़्यादा पैमाने पर जातीय अत्याचार हो रहे, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं के बलात्कार किए जा रहे, छात्रों को मारा जा रहा है। ये सारा होने के बावजूद भी उस परिस्थिति में एट्रोसिटी को कम करने के लिए, उसको और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे कमज़ोर करने का काम किया। जी। उसके विरोध में 2 अप्रैल को देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर बंद हुआ। 13 लोगों की शहादत हुई। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ। 13 अप्रैल मतलब 13 लोग उसमें शहीद हुए। उसके बाद संसद में हंगामा हुआ और एक संशोधन संविधान सभा मतलब संसद में लाया गया और संविधान में एक संशोधन किया गया। जी। उस एट्रोसिटी एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। जी। ये जो 106 संविधान में संशोधन हुए हैं, अगर आप उठाकर देखोगे तो उसमें से ज्यादातर संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। जी जी। भारत के लगभग 6-7 बड़े राज्यों के ओबीसी के आरक्षण के मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ओबीसी का मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, बिहार का है। जो पंचायत राज हो या ओबीसी आरक्षण का मामला हो, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी। अब संविधान कहता है कि इनके अधिकारों की बात है और सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करने के नाम पर या अपने जाति इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वो आरक्षण के या संविधान के विरोध में जाकर फैसले सुनाने का काम कर रही है। तो संविधान को खतरा जितना राजनीतिक दलों से है, उससे कई गुना ज्यादा खतरा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए जो ऊंचे जाति के ब्राह्मण बनिया जज जो है ऊंचे जाति के और सबसे ज्यादा घृणा रखने वाले, सबसे ज्यादा जातीय पूर्वाग्रह रखने वाले जो जजेस है, ये संविधान के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। जी जी। अब पॉलिटिकल पार्टियों की एक मजबूरी है, क्योंकि वो खुलकर संविधान के विरोध में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। जी। हमारे पास वोट मांगने के लिए आना है। तो अगर संविधान को किसी से वास्तविकता में खतरा है तो जितना राजनीतिक दलों से उतना न्यायपालिका से भी। जी। और ये लोग संविधान को कमजोर करने के काम में लगे, तरह तरह के मौके पर वो संविधान के विरोध में फैसले सुनाते। जी जी। मगर चूंकि कांग्रेस आज प्रचार में ये बात लोगों में ला रही है कि भाई संविधान खत्म है, खतरे में लाया जा रहा है, 2024 के बाद ये होगा वो होगा। जब कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस ने भी संविधान के विरोध में बहुत बड़े बड़े फैसले किए हुए। जी। तो ये चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में इस तरीके का प्रचार, कांग्रेस को इस तरीके की जो बातें वो कह रहा है, वो लोगों के अंदर डर डालकर वोट लेने का वो काम कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बीजेपी भी लोगों का जो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। देखो वो बार बार जो कभी भी प्रधानमंत्री जी ऐसे बयान नहीं देते अच्छे लगते जैसे वो दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी या नरेंद्र मोदी या उनके पार्टी की एक लाइन तय है। जी। धर्म के आधार पर वोट मांगने की जो परंपरा है वो क्यों है भारत में? क्योंकि भारत में जो शासक वर्ग है जी, वो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसको 15% का अंशनाम जी ने कहा। तो डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है कि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। तो उनको मेजॉरिटी में आने का, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आने में एक ही तरीका है कि वो धर्म का आधार लेकर ही मामला बना है। जी। इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप बीजेपी खुलकर उस बात की बात कर रहे, प्रधानमंत्री लगातार उसको हिंदू मुसलमान बनाने की बात कह रहे हैं। तो ये क्यों है? उसका सिंपल सा कारण है कि जब तक वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तब तक वो मेजॉरिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो मेजॉरिटी में आने के लिए उनको इस बात की बात करने की जरूरत है। जी जी। बात यह है कि भारत का जो जनमत है, ये जनमत राजनीतिक जनमत नहीं होता। यहाँ का जो इलेक्टोरल मैंडेट है ये पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, ये कम्युनल मैंडेट होता है। जी। अब जब पॉलिटिकल मैंडेट होता है उसका खंडन किया जा सकता है, उसका मंडन किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। मगर जब कम्युनल मैंडेट होता है, मतलब सांप्रदायिक जनमत होता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात होती है, तो ये मैंडेट जो है शुरू से इसका धार्मिक आधार पर कम्युनल
बेस पर बनाया जाता है। आप उसको विरोध करोगे तो भी उनको फायदा होगा, आप उसका समर्थन करोगे तो भी उसको फायदा होगा। तो ये कैलकुलेट करके वो चीजें बोलने का काम, चाहे कांग्रेस हो या प्रधानमंत्री के द्वारा डेलिबरेटली ये चीजें उठाई जा रही है। जी जी, ये सारा अपनी वोटों की जो क्षमता है उसको बनाने का। मगर एक बात इसमें आ गई कि जो मंडल के समय में या कमंडल के समय में केवल हिंदू के नाम पर जो वोट मांगने की बात बीजेपी करती थी, आज थोड़ा उसमें बदलाव है। एक मौलिक बदलाव ये है कि केवल हिंदू के नाम पर अभी ओबीसी के या एसटी के वोट उनको नहीं मिल रहे। जी जी, उनको सत्ता की भागीदारी देने की बात आ गई। जी जी, तो जो कल तक हिंदू राम के नाम पर वोट डालता था, पिछड़ा वर्ग का हो या शेड्यूल कास्ट का हो या आदिवासी का हो, आज उसे बीजेपी को, आरएसएस को सत्ता में भागीदारी देनी पड़ रही है। इसलिए आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब कैबिनेट बनाई गई तो मंत्रियों के जातियों के नाम के साथ तो छापना पड़ा, इस जाति का आदमी इसको मंत्री बनाया गया। 27 से ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मिनिस्टर बताना पड़ा कि हम ये हिस्सा दे रहे हैं। पहली बार बीजेपी के द्वारा राजस्थान के एक शेड्यूल कास्ट के सांसद को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। जी, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव से पहले अर्जुन मेघवाल को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। ये सारा बदलाव जो है, ये जो जागरण हुआ है समाज के अंदर, उस जागरण का परिणाम है। जी जी जी, ये तो आज 300 से ज्यादा सांसद बीजेपी के पास है, पिछली बार 272 से ज्यादा थे। तो कोई ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनने का क्यों नहीं सोचा? आज एक बैकवर्ड को सामने लाकर आपको वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही कारण है कि ये जो जागरण बैकवर्ड क्लासेस में हुआ है और ये जो सामाजिक आंदोलन मजबूत हुआ है, उसको ध्यान में रखकर ये बदलाव दावपेच के रूप में किया गया। जी जी जी। अच्छा, इस इलेक्शन में एक इलेक्ट्रो उसका बड़ा बहुत ज्यादा मतलब हल्ला गुल्ला बहुत मचा है। ये इसके बारे में हमारे लोग कहाँ खड़े हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड को तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से लाया या सरकार के द्वारा, एसबीआई के द्वारा जिस तरीके की बैंक की जानकारी छुपाने का काम हुआ, अपने आप में वो संदेह पैदा करने वाली बात है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके रेड की जा रही है। फिर वो एजेंसियां रेड करने के बाद में वो कंपनियां रूलिंग पार्टी के बॉन्ड खरीद रही है। ये तो एक तरह से सरकार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके पैसा निकालने का काम कर रही है। जी जी, भारत में बड़े पैमाने पर चुनाव में पैसा जमा करने के लिए साधारण वोटर से पैसा, समाज से पैसा लेकर वो होना चाहिए। जो पार्टी ये कहती थी कि वे हम समाज के लिए लड़ते हैं, समाज की बात करते हैं, वो पैसा पूंजीपतियों से ले रही है। जी जी, और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें भ्रष्टाचार की खुली छूट है। किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं थी। अभी भी सरकार उस मामले में अपनी चमड़ी बचाने के काम में लगी। जी, लेकिन जहाँ पे बीजेपी कह रही है हमारी लोकप्रियता है इसलिए हमें लोग ज्यादा दे रहे हैं, तो छुरा रखकर भी लोकप्रियता ले सकती। किसी के गर्दन पर आप छुरा रखो और उसको बोलो मेरी जय जयकार करो तो वो भी होगा। जी जी, इसका मतलब वैसे बसपा को तो ना के बराबर ही हुआ है। तो इसके बारे में उस बॉन्ड में बसपा के नाम से कहीं कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया हो, ऐसी कोई जानकारी मीडिया में हमें पढ़ने में नहीं मिली। अगर ऐसी कोई जानकारी है तो उसको देखा जा सकता है, मगर ऐसी कोई जानकारी मेरे पढ़ने में तो नहीं आई कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए उसमें बसपा के लिए कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया हो। ऐसी कोई खबर मीडिया में पढ़ने में नहीं आई। नहीं, ये क्यों है? अभी उनका नाम ही नहीं है इसमें। और वो उसका कारण हो सकता है। जी जी, दो प्रकार के कारण हो सकते हैं कि भाई जो फंडिंग के लेवल पर बीएसपी के अपने फंडिंग के सोर्सेस साहब कांशीराम जी के द्वारा बनाए गए थे, वो लोगों से वोट और नोट दोनों मांगते थे। जी जी, उसके आधार पर वो पार्टी का फंड चलता रहा है। और समाज ने कभी भी लड़ाई लड़ने वालों को साधनों की कोई कमी पड़ने नहीं दी। जी जी जी, इसलिए गलत तरीके से पैसा जुटाने के विरोध में साहब कांशीराम जी थे। जी जी। और दूसरी बात है कि बामसेब के ऊपर द्वारा चलते हैं कि बामसेब लोगों को जहाँ पे क्या संदेश दे के कैसा प्रोग्राम, कैसा एजेंडा, कैसा विषय वो अपने छोटे संगठनों में भी अपने रूप में बनाए और अपने लेवल पे छोटे छोटे प्रोग्राम करें। जैसे बामसेब करती है, एक विषय दे देती है, उसके ऊपर जो प्रवक्ता होते हैं वो देश भर से मान लो आकर उस पर बातचीत रखते हैं। वो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता है, वो पूरे देश में वो बैकवर्ड जहाँ SC/ST लोग हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे छोटे संगठनों को आप क्या कहना चाहें कि वो अपने प्रोग्राम कैसे बनाएं? अभी हमने इसके लिए यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से कंसेप्ट रखा कि हमारे समाज के हजारों मूल निवासियों के ऑर्गेनाइजेशन। जी जी, और हमेशा इस बात की चर्चा भी होती रही कि हमारे इतने संगठन है, इतने संगठन हैं। देश भर में हम देखते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में हमारे संगठन है। तो क्या ये संगठन हमारे समाज की कमजोरी है क्या?
ये संगठन सभी जगह पर फैले हुए काम जी। कर रहे हैं। अब वो सारे के सारे संगठन तो गलत इरादे से नहीं बने हुए। जी जी हमारे समाज के अपने लोग अपनी क्षमता, योग्यता, भावना के आधार पर महापुरुषों के संगठन बनाते हैं, गुरुओं के नाम पर काम करते हैं, तो सारे संगठन हमारे समाज के अंदर है। जी, जी। मैं इन संगठनों के बारे में या जो परिस्थितियां संगठनों की है उसके बारे में 2-3 चीजें बहुत पॉजिटिव देखता हूँ। जी नंबर 1 है, हजारों लाखों संगठन होने के बाद में भी उसमें अच्छी बात यह है कि ये एक ही रास्ते में चल रहे हैं, वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि इन सब की प्रेरणा हमारे गुरु महापुरुष हैं, लोकतंत्र और भारत का संविधान है। जी इनकी प्रेरणा क्या है? ज्योतिराव फुले, साहू महाराज, बाबा साहब है, हमारे गुरु है, हमारे पीर है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा है और संविधान है। तो चाहे किसी भी संगठन को वो बना रहे हो महापुरुषों का, उनकी प्रेरणा, उनकी विरासत एक ही है। जी और तीसरी एक बड़ी बात कि इसमें से कोई भी संगठन लौटकर दोबारा गुलामी की तरफ जाना नहीं चाहता। जी वो पुराने दिन जो गले में मटका या कमर में झाड़ू या छुआछूत और वो जो जी, जी। गुलामी की जो व्यवस्था थी उसको लेकर वो पीछे जाना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने की बात करते हैं, हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मामला ये कि कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई थका हुआ है, कोई रुका हुआ है, मगर सारे उसी एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी जी तो बामसेब की एक जिम्मेदारी ये है कि हमने यूनिटी ऑफ मूल्यवासी के माध्यम से समाज के अंदर के ये जो हजारों संगठन है उनके साथ संपर्क, संवाद, समन्वय का एक कार्यक्रम शुरू किया है। जी जी पहले कार्यक्रम होगा संपर्क का, उसके बाद में संवाद का, फिर समन्वय का, जी कि उनके साथ में संपर्क शुरू किया जाए, संवाद शुरू किया जाए और फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया जाए कि भाई अपना झंडा डंडा एजेंडा कायम रखकर भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। जी 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 क्योंकि कोई भी संगठन जब बनता है तो उसका भी अपना कोई उद्देश्य है, बिल्कुल। उसको भी अपना काम करना है, उस एरिया में उसकी अपनी इमेज है, उसको भी उसको ध्यान में रखकर काम करना है। तो अपना झंडा डंडा एजेंडा कायम रखकर भी हम लोग कायम आ सकते हैं। जी जी तो हमने कॉमन प्रोग्राम बनाया कि भाई ये हमारे समाज के कॉमन मुद्दे हैं, इन कॉमन मुद्दों के आधार पर हमको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। जी जी तो हम उनको उन कार्यक्रमों में, अपने कार्यक्रमों में शामिल करते हैं, उनको बुलारे के रूप में, वक्ता के रूप में इनवाइट करते हैं, या उन्होंने अपने कोई कार्यक्रम रखे तो हम उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। और जो कैडर का जो बेस है, हम ज्यादातर उन्हीं संगठनों के लोगों को अपने कैडर्स में इनवाइट करते हैं कि भाई आप आओ, सुनो, इस विचारधारा को जानो, समझो, और लगातार इसको सुने समझने के बाद आपको जितना समझ में आया उस तरीके के अपने साथियों को समझाओ, और अगर कोई आवश्यकता पड़ती तो बामसेब वहाँ कैडर के रूप में हाजिर है। तो ये संगठनों के साथ कोऑर्डिनेशन का, उसके अंदर एक विश्वास, भाईचारा कायम करने का काम बामसेब के माध्यम से शुरू है। अब बामसेब एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा, इन संगठनों को जगाने का, उनके अंदर विचारधारा लेकर जाने का, उन्हें जो भावनात्मक रूप से महापुरुषों के साथ जुड़े हैं उन्हें वैचारिक रूप में लाने का काम जो है हम लोग करते हैं। जैसे अब ये बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का कार्यक्रम पूरे देश भर में होते रहता है, और वो कोई एक दिन नहीं होता। 14 अप्रैल से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, तो लगभग 1 महीना 1.5 महीने ये कार्यक्रम चलते हैं। तो गांव देहातों में या बड़े बड़े शहरों में, सबअर्बन एरिया में बहुत सारी संस्थाएं बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाती है। उसमें बुलारे के रूप में बामसेब के वक्ता को बुलाती है, वहाँ बामसेब के लोग जाते हैं, उनको विचारधारा समझाते हैं, उसमें से कुछ लोग मिल जाते हैं, फिर वहाँ मीटिंगें लगती है, वहाँ कार्यक्रम शुरू होता है। तो कोऑर्डिनेशन से ये चीजें बन जाती है। जी जी क्योंकि मेरा आज सवाल इसलिए था, आप जैसे जयंती की बात आपने की है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निकल के गई जी, और अभी भी प्रोग्राम उसमें हो रहे जी। हैं। हमारे लोगों के पास पहले ही आर्थिकता की काफ़ी कमी रहती है, चलो कुछ सक्षम भी हो गए हैं इसमें। अब मान लो वो 50,000 उस प्रोग्राम में लगा रहे हैं, तो वो अकेले जय जय कर करके वहाँ से वापस ना जाए वहाँ पे बामसेब का कैसे वो एजेंडा, क्योंकि मान लो किसी मोहल्ले में, गली में कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उन्होंने 50,000 का बजट बना के प्रोग्राम करा कर लिया, तो वो कैसे आप लोगों तक संपर्क कर सकें? आपकी कोई साइट जहाँ वहाँ पे जो आप लोगों को दिशा दे दें कि इस विषय को आप इन प्रोग्रामों में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ताकि हमारा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट का काम है वो चलता जाए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तो जयंती के कार्यक्रमों में हमने देखा कि हजारों लाखों रुपए लोग जय जयकार में खर्च करते हैं। पंजाब में जब मैं अभी आया लास्ट 14 अप्रैल को, मैं जब यहाँ कार्यक्रमों के लिए घूमा, तो पंजाब में हमने एक देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के भी जन्मदिन की शोभा यात्राएं निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और पहले बड़ी तादाद में निकलती है। पहले ये नहीं था, मगर अब बाबा साहब अम्बेडकर के भी जन्मदिन की शोभा यात्राएं निकल रही है। पहले गुरुओं की शोभा यात्राएं निकलती थी, अब बाबा साहब अम्बेडकर के भी जन्मदिन की मैंने शोभा यात्राएं देखी।
तो ये बहुत बड़े पैमाने पर उसमें जय जयकार में पैसा खर्च होने का काम हो रहा है। तो उसमें से 10% भी पैसा अगर हम विचारधारा के प्रचार प्रसार के कार्य में खर्च करें तो हम उसके आधार पर साल भर संगठन को चलाने के लिए वो साधन उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात कि कार्यक्रम करना है तो कम से कम खर्चे में करने की आवश्यकता है। वैसे हमारे समाज के पास साधन है जो कम है, उसका महत्तम उपयोग करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोगों के अंदर जाकर, जैसे आपने कहा कि जयंती के लोग कैसे संपर्क करें, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ पर हमारा संगठन का नेटवर्क है वहाँ कार्यकर्ता चूंकि वो खुद ही लोगों के संपर्क में होते हैं तो वो वहाँ से उनके माध्यम से कार्यक्रम के लिए इनवाइट करने का काम करते हैं। हम लोग उस कार्यक्रम में जाने का बात करते हैं। संगठन की वेबसाइट है, संगठन का यूट्यूब चैनल है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, स्टेट के पदाधिकारियों के नाम नंबर होते हैं, तो वहाँ वो कॉन्टैक्ट करके इसके लेवल पर जानकारी लेने देने का काम कर सकते हैं। जी जी जी, मतलब कि जो एजेंडा वो ले लें वहाँ से तो हम विचारधारा के तौर पे मजबूत हो जाएंगे, नहीं तो हमारा पैसा और समय और जो हमने अब एनर्जी लगाई है वो सारी की सारी। हमने जयंती के कार्यक्रमों में 2 सब्जेक्ट चलाए थे। एक कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा। जी जी जी। दूसरा, एक बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही कहते हैं कि धन्य है वो लोग तो बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह जय जयकार करते हुए कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो इस समाज की दास्ता को, उस समाज की गुलामी को खत्म करने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं। जी जी जी। लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, मगर बाबा साहब उन लोगों के जय जयकार करते हैं जो ये काम करते हैं। तो हमने ये 2 सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से चलाए कि भाई जय जयकार से कुछ होने वाला नहीं, और अगर आप जय जयकार करना चाहते हो तो जय जयकार से आंदोलन नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब ये कहते हैं कि ये करोगे तो आपकी जय जयकार होगी। जी जी। तो ये सब्जेक्ट चलाते, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हम उस कार्यक्रम में चलाते और लोगों से आह्वान भी करते। जी जी। आपके इस कार्यक्रम के इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोग आपके इस फेसबुक पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से भी लोगों को अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज के पास साधनों की कमी है। वो साधन सही काम के लिए हम लोग प्रचार प्रसार के लिए अगर लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर, उनकी विचारधारा, उसका जागरण प्रबोधन अगर हम समाज में करें तो हम साल भर उस कार्यक्रम को चलाए। जैसे आपने कहा कि दुश्मन साल भर करता है, क्यों साल भर? इसलिए करता है कि साल भर उसके नाम पर हमारे लोगों का इस्तेमाल कर सके, उन्हें उस विचारधारा से गुमराह करने का काम कर सके। हम लोग अपने महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, तो ये करना चाहिए। जी जी। दूसरी बात है कि जैसे बामसेप लास्ट में अपना जो राष्ट्रीय अधिवेशन करती है वो जाके दिसंबर में करती है। जी। इसकी शुरुआत बामसेप छोटे सत्र पे करके कैसे, मतलब ये पूरा का पूरा दर्शकों को जरूर बताइए ताकि छोटे जो संगठन हैं वो भी अपने लेवल पे वैसे ही वहां से शुरू करें और लास्ट में जाके वहां पे जैसे बामसेप खत्म कर दिया ऐसे खत्म करें। और वो साथ में कौन कौन से झंडे कैसे कैसे तय होते हैं, आपके विषय वस्तु कैसे बसते हैं, वो भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, बामसेप के अधिवेशन की एक परंपरा है और वो अधिवेशन की परंपरा पिछले 50 सालों में बामसेप ने जो आंदोलन चलाया उसमें उसके संगठन के नेटवर्किंग में बामसेप के अधिवेशनों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जी। अधिवेशन अपने आप में एक समीक्षा होती है। हम साल भर काम करते हैं और साल भर अपने किए हुए काम का हम ऑल इंडिया लेवल पर रिव्यू कर लेते हैं। हम अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट के आधार पर साल भर फील्ड वर्क करते हैं और फिर उसका रिव्यू भी करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हो रहा है क्या, लोग आ रहे हैं क्या, वो एक मुद्दा होता है। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर वो लोगों का जो कैडर्स है उसका ट्रेनिंग का काम होता है। जी। लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम होता है, संगठन बनाने का काम होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, देश भर के मुद्दे उसमें लाए जाते हैं, तो बामसेप के कैडर को देश की जो ज्वलन समस्याएं हैं उन ज्वलन समस्याओं के बारे में वहाँ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। जब वो ऑल इंडिया की जानकारी उनके पास होती है, समस्या की जानकारी होती है, उसके निर्माण कौन करने वाले, कॉन्स्पिरेंसी पता चलती कि कौन पैदा कर रहा है, इसका समाधान क्या हो सकता है, तो वो फुल चार्ज होकर साल भर जाकर फील्ड में काम करता है। जी जी। एक तरह से वो हमारे अपने लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। जी जी। अब ये कार्यक्रम भी अपने उद्देश्य के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो जो छोटे संगठन है वो भी साल में, जैसे कर्मचारियों का संगठन है तो साल में एक बार मीटिंग कर लेते हैं, उसमें जो भी अपना कार्यक्रम है वो कर लेते हैं। मगर चूंकि वो साल भर अपने कार्यक्रम को करने के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो संगठन बना है वो उतने तक ही सीमित कार्यक्रम बनाते। बिल्कुल। आपके कार्यक्रम, आपके विषय, आपका उद्देश्य डिसाइड करता है। जी जी। आपका उद्देश्य जितना छोटा होगा आपका कार्यक्रम भी उतना छोटा होगा। आपका
उद्देश्य अगर संगठन चलाना ही है तो आप संगठन चलाने के लेवल पर ही साल भर में एक आध कार्यक्रम करोगे। अगर आपका लक्ष्य परिवर्तन का है जी जी तो आपके कार्यक्रम परिवर्तन को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। जी जी तो फिर आपको लगेगा कि परिवर्तन करना है तो साल भर काम करना पड़ेगा, निरंतर लोगों में जाना पड़ेगा। जी जी तो उस दिशा से आप अपने कार्यक्रमों को बनाने का काम जी करो। जी तो छोटे संगठन जो है, चाहे उनके पास में महापुरुषों की विचारधारा है, वो महापुरुषों के नाम पर काम करते हैं, तो उन जी। संगठनों को भी अपने उद्देश्य और विचारधारा के अनुरूप कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। जी। वो संगठन भी साल के 365 दिन काम कर सकते हैं। जी 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 महापुरुषों के जन्म जयंती के कार्यक्रमों करते हैं, उसी तरीके से कैडर का ये सारा जानकारी देने का काम वो बामसेप के साथ सीख कर वो कर सकते हैं। जी प्रेजेंट समय जो संगठन है उनको कौन कौन से आप विषय देना चाहते हो जिनके ऊपर वो काम करें ताकि जो सामाजिक आंदोलन है उसको मजबूती मिल पाए और हमारी जो समस्याएं हैं उनका भी हल हो। देखिए अभी चुनाव का माहौल है, 4 जून के बाद चुनाव का माहौल जो है ये खत्म होगा। अगर चुनाव के दौर में भी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं सामने आई जी जी तो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में हम लोगों को आया कि भाई इस देश में आज़ादी के 80 साल बाद में भी जनगणना नहीं हुई, जातीय जी, जी। जनगणना नहीं हुई। तो जाति जनगणना एक देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है जी जी और इसकी आवश्यकता देश के सभी जातियों को है। बिल्कुल तो जाति जनगणना का कास्ट बेस्ड सेंसस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश भर में चलने की ज़रूरत है। 2011 में सेंसस हुआ, 2024 आ गया, लगभग 13-14 साल का समय हो गया, सरकार बगैर आंकड़ों के चल रही है। जी जी सरकार ने अभी भी क्लियर नहीं किया कि 2025 में सेंसस करेगी, 26 में करेगी या कब करेगी। तो जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी दूसरा इससे जो दूसरी पार्टी वाले लोग हैं उनका भी चेहरा नंगा हो जाएगा और इनको वोट डालने में कहीं ना कहीं कांग्रेस ही उसमें सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी पार्टी है। 2011 में 4,500 करोड़ खर्चा करके कांग्रेस ने सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के नाम पर सेंसस करवाई, उसका डाटा पब्लिश नहीं किया। जी जी जितनी भी जनगणना हुई उसमें लगभग 6 बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। 51, 61 में जवाहरलाल नेहरू थे, 71, 81 में इंदिरा गांधी थी, उसके बाद में 91 में नरसिंह राव की सरकार थी, 2011 में हम ये मानकर चले कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो 6 टर्म में वहाँ हम ये मानकर चले कि कांग्रेस की सरकार थी। 2001 में अडवाणी और बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने उसका विरोध किया और अभी मोदी सरकार है। तो जब भी जनगणना की बारी आई तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने जनगणना के विरोध में स्टैंड लिया। जी जी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के केस में जो एफिडेविट फाइल किया उसमें उन्होंने जनगणना के विरोध में स्टैंड लिया हुआ है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब जनगणना होती है तो जाति के धर्म के साथ साथ जाति भी पूछी जाती है। आंकड़े तो उनके पास है ही। SC ST की जाति जो होती है पूछनी पड़ती ताकि उसके आधार पर ही SC ST का डाटा जो है जमा होता है। मगर SC ST का ब्लॉक में डाटा जमा होता है, SC ST की जातियों की संख्या कितनी है, उसके कितने लोग हैं, वो आंकड़े नहीं मिलते। जी जी मतलब आंकड़े जब ये फॉर्म भरते हैं तो जब ये इनके पास जानकारी होती है वो कम से कम कांग्रेस अपने समय का तो खुलासा कर सकती है। भाई ये उस वक्त के आंकड़े थे। अंग्रेज ये करते नहीं। अंग्रेज ये करते थे। 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने सेंसस एक्ट में बदलाव किए और जाति जनगणना की नीति को बंद कर दिया और धर्म के नाम पर जनगणना का कार्यक्रम चालू रखा। 51 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। 51-52 में तो बाबा साहब ने आग्रह किया कि लोकसभा के चुनाव से पहले सेंसस करवा लो, जाति की जनगणना करवा लो, नहीं हुआ। कालेलकर कमीशन जब बना तो कालेलकर कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में ये बात कही कि कास्ट बेस्ड सेंसस करो। जी जी मंडल कमीशन ने भी अपने रिकमेंडेशन में ये बात कही कि कास्ट बेस्ड सेंसस करो। तो हर समय में आंकड़ों के अभाव से आरक्षण नीति को चैलेंज किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट OBC के आरक्षण को लेकर, SC ST के आरक्षण को लेकर हमेशा आंकड़े नहीं है, क्यों दे आपको, कहाँ से दे, आपने कहाँ से आंकड़े लाए। वो आंकड़े नहीं है ये कहकर वो आरक्षण नहीं देते और जब आंकड़े गिनने की बारी आती है तो सरकार उसको रोकने का काम करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको रोकने का काम करती है। तो एक बहुत बड़ा धोखा बैकवर्ड क्लासेस के साथ, SC ST के साथ में। तो जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। EVM को लेकर भी लोगों के मन में जो संदेह है, तो किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जो वोट डालने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार उनके पास है। जी जी तो जो मौलिक अधिकार वो चुनाव में उसको लागू करते हैं, उस अधिकार को उपयोग में करते समय उनके मन में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए मैंने ये वोट डाला है वो काम पूरा होना चाहिए। जी जी आज EVM ने
जिस तरीके की परिस्थितियां भारत ने पैदा की है, बहुत बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशंस, गड़बड़ियां है। सुप्रीम कोर्ट कभी उसको एक्सेप्ट करता है, कभी उसको मानने से मना कर देता है, केसेस पेंडिंग रखता है। पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में लगभग 370 प्लस 373 सीटों में चुनाव के दिन जितने वोट मशीन में पड़े, काउंटिंग के दिन उतने ही वोट मशीन में से निकलने चाहिए, नहीं निकले। जी जी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 सालों से चला है। जी जी। अभी भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये ईवीएम का जो स्कैम है, ये केवल रूलिंग पार्टी के द्वारा संभव नहीं है। जी। चुनाव आयोग उसका एक हिस्सा है। चुनाव अपने आप में इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। चुनाव आयोग इसमें शामिल है, सरकार इसमें शामिल है। उसके बाद चुनाव आयोग और सरकार के बाद में ईवीएम के घोटाले पर पर्दा डालने का काम तीसरे नंबर पर अपोजिशन पार्टी करती है। जी। उसमें सबसे बड़ा रोल आज की स्थिति में कांग्रेस का है। जी जी। कांग्रेस ईवीएम के इस सारे जालसाजी के मामले में पर्दा डालने का काम करती रही है। चौथे नंबर पर इसमें काम आता है न्यायपालिका का। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ईवीएम को बचाने का काम कर रहा है। और चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर पर आता है मीडिया। जी। क्योंकि लोगों को जगाने का काम, लोगों को समझाने का काम, ईवीएम में क्या घोटाले हो रहे, किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही है, क्या मॉडल कंडक्ट है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वो क्या चुनाव था, किस तरीके के होने चाहिए, इसके बारे में मीडिया लोगों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देती, बल्कि मीडिया लोगों को गुमराह करने का काम करती है। और जो घोटाला करने वाले जो लोग हैं ईवीएम का, उसके बचाव में मीडिया खड़ी होती है। तो पांचों के मिलकर ये सारा घोटाला हो रहा है। जी। लेकिन जब बात आती है तो वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पीछे बोला भी था शायद भी इसको साबित करके दिखाओ। देखिए, ये साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीका अपनाया कि इसको साबित करो, तो चुनाव में चोरी होती उसी समय उसको पकड़ने की बात है। बहुत बार एविडेंसेस दिए गए हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के डाटा है। भाई आपने मशीन में मान लो किसी बूथ में 1000 वोट है और वोटिंग के दिन उस मशीन में 850 वोट किए। जब काउंटिंग करने के लिए जब बैठे तो उस मशीन में जहां 850 वोट थे, रिटर्निंग ऑफिसर हो या पोलिंग ऑफिसर, उसने लिखकर भी दिया है कि भाई इस मशीन में ये सीरियल नंबर है, इस दिन वोट हुआ, इतने वोट हुए, मेल इतने थे, फीमेल इतने थे और इतने वोट हुए, 850 वोट हुए, उसने ठप्पा लगा कर दिया। जब काउंटिंग की बारी आई तो 850 वोट की जगह वहां 900 वोट कहां से आए? ये तो वही सबूत है ना उसका। जब वो इतना बड़ा सबूत है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी एनजीओ गई है, उन्होंने डाटा के साथ में ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में रखी। अब जब सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा बना पड़ा हुआ है, आपके सामने पिछले लोकसभा के चुनाव के फैक्ट है, फिगर है, आप उसको डिनाई कर रहे हो। 370 प्लस लोकसभा के सीटों का, और ये डिफरेंस जो है 1 वोट से लेके 1 लाख वोट से ज्यादा का है। 6 लोकसभा में ये जो डिफरेंस है पोल्ड वोट और काउंट वोट का, विनिंग मार्जिन से ज्यादा है। जी जी। जो सांसद जीता है ना, वो जीतने वाले सांसद से ज्यादा वोटों की गड़बड़ी मशीन में हुई है। कैसे चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित कर दिए। जी जी। अभी भी वोटिंग के जब चल रहे हैं ना, तो आप अखबारों को थोड़ा देखिए, पहले कलेक्ट्रेट के द्वारा या रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा समय समय पर वोटिंग परसेंटेज घोषित किए जाते थे, इतना परसेंट वोट हुआ, इतना परसेंट वोट हुआ। अब नहीं हो रहा। जी जी। चुनाव आयोग के अधिकारियों को डर है कि साला हम कहेंगे 60% वोट हुआ, इतने वोट गिरे और मशीन में इससे ज्यादा निकले तो देने के लिए भी राजी नहीं होते। जी जी। ये डर है चुनाव आयोग के अधिकारियों के अंदर, क्योंकि उनको पता नहीं कि कौन सी मशीन हैक हो जाएगी, कहाँ से उसका मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सरकार को और विपक्षी दल को, दोनों को, ये मामला सरकार और विपक्ष का मामला नहीं, ये लोगों का मामला है। लोग परिवर्तन चाहते, लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते, और अगर वो उनके अधिकारों को रोकने का काम अगर सरकारें कर रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर प्रयास है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर लोगों के परिवर्तन को अगर आपने रोका, तो देश में लोगों के पास परिवर्तन के लिए हिंसा के अलावा विकल्प नहीं बचेगा। जी। अच्छा कमलकांत काले जी, एक बात और बताइए कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, इस समय में आके जो भारत का मूल निवासी है, SC ST OBC है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की को भी फॉलो करता है, वो कहीं ना कहीं विडंबना में आ जाता है कि आप वोट किसको करें। क्योंकि चाहे आपका सारा मूवमेंट सोशल है, तो उनको मतलब कोई तो रास्ता होना चाहिए कि हमको इसको चुनना है।
जो जो राजनीतिक विचारधारा जो है इस देश में, वो विचारधारा और सामाजिक आंदोलन की विचारधारा वो जी। विपरीत दिशा में जाने वाली है। जी तो जो सामाजिक विचारधारा के अनुकूल जिन मुद्दों पर जो कोई लड़ाई लड़ी जा रही है और जो बहुजनों के अपनी विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, उस विचारधारा के आधार पर, मुद्दों के आधार पर इस बात के लिए सोचा जा सकता है कि भाई इसको कैसे किया जाए। जी जी मगर चूंकि ये बामसेफ एक राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सामाजिक जी, संगठन जी। है, कर्मचारियों का संगठन, इसकी अपनी एक मर्यादा है। उन मर्यादाओं में ध्यान में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी क्योंकि देखा जाए तो SC/ST के लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, लगभग जो देखा जा रहा है। जी। और कांग्रेस देश के खतरा, संविधान को खतरा ऐसे बातें कर रही है, तो लोग काफी घबराव के भी, ये तो संविधान की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो फिर वो नमना में आ जाते हैं ना भाई किधर को जाए। लोगों को ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ फैसले करने की ज़रूरत होती है, और आज लोगों के पास में, हमारे लोगों के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास में समझदारी भी है। जी हालात पहले जैसे नहीं है कि कोई डर दिखाए और आप डर जाओ। जी जी सोशल मीडिया में जिस तरीके की बातें चलती है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें समाज में हो रही हैं। जी जी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि चुनाव जो महंगे होते जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होता और वो लोकप्रिय होते, तो राजनीतिक दलों को चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, ये तो बात आपकी सही है। अब इस लोकसभा के चुनाव का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर जो होगा राजनीतिक दलों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहना आ रहा है कि लगभग 1,35,000 करोड़ का खर्चा लोकसभा के चुनाव में होगा। मैं मानता हूँ इससे भी ज़्यादा होगा। जी लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोकसभा के चुनाव में खर्चा होगा। जी 1 मार्च से जब से ये प्रक्रिया शुरू है, चुनाव आयोग ने ही ये डाटा दिया है कि डेली 100 करोड़ रुपए की कैश, लीकर, ड्रग्स और जो चुनाव में जो सामान बांटा जा रहा है, डेली 100 करोड़ के करीब का पकड़ा जा रहा है। अब तक लगभग 4,650 करोड़ से ज़्यादा का पकड़ा गया है। ये भी अप्रैल महीने का डाटा है। अब लगभग उसको भी 15-20 दिन से 1.5 महीने का ज़्यादा समय उसमें भी हो गया है। तो हजारों करोड़ का, हम पंजाब में बैठे तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब तक लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग, मेडिसिन, लीकर पकड़ा गया। अब पंजाब में 13 लोकसभा की सीट है और 600 करोड़ का, मतलब हम ये कहे कि ड्रग्स, लीकर या मेडिसिन पकड़े गए, यानी एक लोकसभा की सीट में एवरेज जो है 45 से 50 करोड़ तक का पकड़ा गया। जी जी अभी पकड़ा गया है, मतलब 100 रुपए की चोरी हुई है तो उसमें से एक को पकड़ा दिखा गया है। 99 तो ऑलरेडी गया हुआ है। अगर हम 90% भी माने तो भी ये आंकड़े शॉकिंग है। जी जी अब एक देश में चुनाव के लिए पॉलिटिकल पार्टियां 1.5 लाख करोड़ तक खर्चा कर रही है। जी जी 500 लोकसभा की सीटें पकड़ कर चलो तो मोटा मोटी ये खर्चा जो है 300 करोड़ के करीब जाता है एक लोकसभा के लिए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस देश में लोगों को आप राशन के आधार पर कह रहे हो कि हम 80% लोगों को राशन दे रहे, 4 रुपए किलो का आटा दे रहे, 20 रुपए किलो की दाल दे रहे, तेल दे रहे, उसी देश में एक लोकसभा के लिए, एक सीट के लिए आप 300 करोड़ खर्च कर रहे हैं। कैसे वो लोगों की समस्या का समाधान करने की बात? जी जी अच्छा, जाते जाते क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी हो गई है जी, और क्या संदेश देना चाहते हैं बामसेफ की तरफ से? बामसेफ की तरफ से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में ना डरने की ना डराने की ज़रूरत है। हमें अपने महापुरुषों के विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर, उस कार्यक्रम पर बहुत अडिग होकर काम करने की ज़रूरत है। और आने वाला समय जो है ये बहुजनों का समय है। जो भी हालात हमारे सामने है, ये हालात अपने आप में ये बात कहते हैं कि इस देश का जो शासक वर्ग जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, वो खुद ही डरा हुआ है। और वो डरा हुआ जो शासक वर्ग जो है वो अपना डर हमारे अंदर डालना चाहता है ताकि उस डर से वो अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम करे। इसलिए हमें इस स्थिति में ना डरने की ज़रूरत है, ना डर कर कोई फैसला करने की ज़रूरत है। हमें अपने महापुरुषों के विचारों के आधार पर समाज में निरंतर काम करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में ये बहुजन आंदोलन और बहुजन राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत होगी और उसी दिशा से हम आगे बढ़ेंगे। मैं देश दुनिया के सभी जो सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, उनको यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र और संविधान पर हमारा जो विश्वास है, महापुरुषों के विचारों पर जो हमारा विश्वास है, उसी विश्वास और सिद्धांतों को समाज में लागू करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। और अपने मेहनत से, अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार से
भविष्य में परिवर्तन के हालात पैदा करने के लिए हमें काम करना होगा। बामसेफ उसी काम के लिए समर्पित संगठन है। देश दुनिया के सभी दर्शकों को फिर बता दें कि आज की जो बातचीत हुई है बामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलकांत काले जी हैं उनसे हुई है, और उन्होंने बामसेफ के साथ साथ बहुत से और भी विषय हैं उनके ऊपर बातचीत की है। और लंबी बातचीत करने का मकसद यही था कि कमलकांत काले जी पुणे महाराष्ट्र से हैं और पूरे देश में ये भ्रमण करते रहते हैं, भारत के मूलवासियों को जगाते रहते हैं, उनको आंदोलन जो उनकी सोशल मूवमेंट्स है उनको कैसे चलाना है और अपने हक अधिकार कैसे कायम रखने हैं और मूलवासी कंसेप्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर काम करते हैं। इसलिए जो दोबारा इस स्टूडियो में आए हमने इसका लाभ लिया है और कोशिश की है इनसे हिंदी में बात करने की, और हम उसमें सफल भी हुए क्योंकि चाहे ये इंटरव्यू लंबी हो गई है लेकिन हमने बहुत सी अच्छी बातें जो समाज को लंबे समय से तक दिशा निर्देश देती रहेंगी वो हमने इसमें कैद कर ली है। अब सभी देश के मूलवासी बहनों भाइयों को हम निवेदन भी करेंगे कि कमलकांत काले जी की जो अच्छी बातें हैं जो भविष्य में अम्बेडकर वाद को मजबूत कर सकती हैं, हमारे खुद के जो एजेंडे हैं उनको अच्छे तरीके से लागू करवा सकती है, उनको जरूर आगे दूसरों तक पहुंचाए। अब नए किसी न किसी और मेहमान के साथ हम आपके साथ फिर समक्ष पेश होंगे, तब तक आजाद दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।